नमस्कार। कहानियों के कलरव में आज की कहानी का शीर्षक है काली सलवार। कहानीकार है सादत हसन मंटो। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली आने से पहले वह अंबाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने के कारण वह अंग्रेजी के 10-15 वाक्य सीख गई थी। इसका वह आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वह दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, अर्थात यह जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वह 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतन के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वे ऐसी भाषा बोलते जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उसकी भाषा से यह अनभिज्ञता उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वह उससे कुछ रियायत चाहते तो वह सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वे उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वह उनको अपनी ज़बान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वे हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वह उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामजादा है, समझा। यह कहते वक्त वह अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। वे गोरे हंस देते और हंसते वक्त वे सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वह जब से आई थी एक भी गोरा उसके हाथ नहीं आया। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से प्रत्येक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपये से 1 कौड़ी ज़्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपये के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपये एक टेम के लूँगी, इससे एक अधेला तुम कम कहो तो मैं न लूँगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने यह सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वह दरवाज़ा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीनों में, 20 रुपये माहवार, तो इस कोठे का किराया ही हो जाता है, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीरें खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल से नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उसे इस शोर ने बहुत डराया था। पहले दिन जब वह पखाने के लिए गई तो उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वह उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूँकि यह ख़ास लोगों की रिहायश के लिए तैयार किए गए हैं, यह जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ़ न हो और सहारा मिल जाए। मगर जो ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, यह चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, क्या मुआ पखाना है या क्या है? बीच में यह रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो उसका सहारा ले लूँगी, पर इस मोड़ जंजीर को छेड़ना था कि वह धमाका हुआ कि तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को उस पखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि यह नए फैशन का है,
इसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे ज़मीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसा संबंध हुआ, क्या एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनांचे 4 वर्ष तक वह रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लारी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वह लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसीलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया। 2-3 वर्ष यह सिलसिला जारी रहा। फिर वह औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ था कि वह अम्बाला में है। वह उसकी तलाश में अम्बाला आया, जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भाग्यवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास से खुदाबख्श का महत्व उसकी दृष्टि में और बड़ा हो गया। खुदाबख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिंट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था। उससे उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपये लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियाँ खरीदी और फ़ोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलग अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे उसने थोड़ी देर के बाद अपना अड्डा अम्बाला छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वह गौरों के फ़ोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वह सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिए से कई गोरे सुल्ताना के पक्के ग्राहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से 2 गुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियाँ भी बनवा ली, 10-15 अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। निष्कर्ष यह कि अम्बाला छावनी में मैं बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक ही न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाया कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। उसने सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वह दिल्ली की तारीफ़ें सुन चुकी थी। फिर वहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है, जिसमें उसे बेहद श्रद्धा थी। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाँच कर वह खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वे दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली थी। म्यूनसिपलिटी कमेटी ने शहर का एक भाग खास व्यवसायों के लिए नियत कर दिया था कि वे शहर में जगह जगह अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला फ्लैट। चूँकि सब इमारतें एक सी डिज़ाइन की थीं, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बड़ी कठिनाई होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसकी एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। यह बोर्ड पढ़ते ही वह अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियाँ कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा हो, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का आला इंतज़ाम है लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूँकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसीलिए वह अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही, तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर नहीं आया, तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं, यहाँ आए किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं है कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने को ना आए। खुदाबख्श को वह बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वह खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद छेड़ी, तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वह यह कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर यह हो सकता है कि वह इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई।
खुदाबख्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वह पहला ग्राहक था, जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर में दूसरे खर्चे थे। खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियाँ जो उसने अंबाले में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है? भाई होगा यहाँ लाड साहब, पर हमें तो यह शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी यहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। इस कंगनी को बेच कर आओ। मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियाँ सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह बड़ा कारसाज है। यहाँ भी वह कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। बुच्चे हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती? पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी बहुत कम हो गई तो सुल्ताना की परेशानी और भी बढ़ गई। खुदाबख्श भी अब सारा दिन घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियाँ मौजूद थीं, जिनके साथ वह अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज़ उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया। सारा दिन वह अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती रहती और कभी अपने पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में खड़े और चलते इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थी और हर किस्म के माल असबाब के ढेर लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था, जिसमें रेल की असंख्य पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिस पर नीली नीली रगें बिल्कुल उन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छकछक और फकफक गुजरती रहती। सुबह सवेरे उठकर जब वह बालकनी में आती तो एक अजीब दृश्य नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान की ओर भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकते ही देर से हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन से धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। बस सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वह खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वह चली जा रही है, न जाने कहाँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वह कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा। यूं तो वह बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी मेढ़ी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते। अंबाला छावनी में जब वह रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से देखा ही नहीं। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि यह जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर ढकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम पड़ते, जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वह किसी इंजन को गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता हुआ देखती तो उसे महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का कारण है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगते तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदाबख्श से उसने अनेक बार कहा, देखो
मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसको तसल्ली कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र में रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सॉटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा कि वह इसी साड़ी के नीचे सफ़ेद बोशकी का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि यह नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब वे तमाम चीज़ें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वह मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास यह लिबास देखकर जब वह घर आई तो उसका दिल बहुत गमगीन था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वह दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के कारण अकड़ सी गई तो बैठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्द व गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाँक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन प्रकट हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता यह ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। यह अजीब गरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखा। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ़ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वह आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वह बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वह आदमी यह सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, यह मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर इधर उधर आए। यह सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे यह मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब देखकर मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वह उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको 3 कमरा एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वे फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वह औसत कद, मामूली शक्ल व सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें असामान्य रूप से साफ शफ़ाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खास तरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफ़ेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठ गया। यह सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वह उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ देर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए
तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना यह सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेअख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। क्या तो कोई बात नहीं हुई, आप कुछ न कुछ तो ज़रूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ न कुछ तो ज़रूर करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारे। मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं है, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वह आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है ज़रूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वह कई दिनों से एक ऐसे खुदार सीधा फ़कीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। यह कहकर शंकर हंसा। इस तरह सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं करते। पंडित मालवीय और मिस्टर जिन्ना अगर यहाँ आए तो वे भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ अपना रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाज़ार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके विषय में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वह अम्बाला में आया होता जहाँ की वह खुशहाल थी तो उसने किसी और रंग में इस आदमी को देखा होता और बहुत संभव है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वह बहुत उदास रहती थी, इसीलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? खुदा बख्श थक कर चूर चूर हो चुका था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज़ जाया करता हूँ। हमारे दिन फिर जाए। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वह मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वह अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का वज़ल अगर शामिल रहा तो ज़रूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज़ में कहने लगी, सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की है कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। कंगनियाँ थीं सो वे एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा। यूँ फ़कीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अम्बाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका डालो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफ़ेद बिस्की की कमीज पड़ी है, इसको मैं काला करवा लूँगी। सफ़ेद निनोन का एक दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वहाँ जो तुमने मुझे दिवाली पर ला कर दिया था वह भी कमीज के साथ ही काला करवा लूँगी। सिर्फ सलवार की कसर है जो या तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम किसी न किसी तरह ज़रूर ला दो। मेरी भत्ती खाओ, अगर न लाओ। खुदा बख्श उठ बैठा। अब तुम खामखा जोर दिए चली जा रही हो। मैं कहाँ से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ भी करो,
मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि अल्लाह आज रात ही 2-3 आदमी भेज दो। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुम चाहो तो ज़रूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले यह साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूँगा। क्या कहकर खुदाबख्श उठा। लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊँ। होटल से खाना लाया गया। दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई। खुदाबख्श पुराने किले वाले फ़कीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफ़ेद निनोन का दुपट्टा और सफ़ेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहाँ रंगने का भी काम होता था। यह काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मी किताबें पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वह सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क पर रौनक के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को यह नागवार मालूम न हुई। वह सड़क पर आते आते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर अत्यंत संतुष्ट था, जैसे उसका अपना घर है। चुनांचे बड़ी अनौपचारिकता से पहले दिन की तरह वह गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उसे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना अनमनस्क हो गई। कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं हैं। छोड़ दो इन फजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। सुल्ताना मानसिक तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लौ औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके न यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ छेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बना सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है,
जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जिससे तुम यह काली सलवार बनवा लो? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली सलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें यह सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदें तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इसे क्या करोगे? चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ले लो। क्या कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दी। उसको बाद में अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वायदा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में सीकनें पड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वह अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वायदा निभाने ने उसे दूर कर दिया। दोपहर को वह नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़े की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह सलवार बन गई, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। क्या कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा। तो ये थी कहानी काली सलवार। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।